वेलकम एवरीवन टू बाबा की पाठशाला। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं who has recently cleared SSC CGL exam in 2019 and अभी अपने फाइनल रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो जल्दी ही ये हमारे बीच एज एन इंस्पेक्टर दिखेंगे। एंड just to tell you all that I am Shiva Singh, one of the assistant teachers at Baba Ki Pathshala. तो आज हम ऐसी थोड़ी बहुत चिट चैट करेंगे शुभम जी के साथ। तो शुभम जी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगा कि आपने इस तरह की पहल की शुरुआत की है, जिससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत लाभ मिलता है। उन्हें पता चलता है कि कैसे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे लोग इंस्पेक्टर बन रहे हैं और किस तरह से एग्जाम क्रैक किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी आप जी लोग बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम। शुभम जी, मैं पहले आपके बारे में कुछ आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी। तो जैसे कहाँ से हैं आप, और कैसी रही आपकी अभी तक की जर्नी? क्या किया आपने? स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया? थोड़ा इन सब चीजों के बारे में बताइए। ओके, तो अपनी सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी हूँ। जी। पर सौभाग्य से मेरा जन्म बिहार में हुआ। हम्म। तो उस समय बिहार और झारखंड एक में था, 1997। तो उस समय मेरा जन्म बिहार में हुआ, जो वर्तमान अभी झारखंड है, झारखंड के धनबाद जिले में। जी। तो मेरी शिक्षा क्लास 10 तक धनबाद में ही रही। क्लास 10 के बाद मैंने पॉलिटेक्निक, जिसे जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में बोलते हैं, वो मैंने की है बोकारो से। झारखंड का ही एक शहर बोकारो है, वहां से मैंने पॉलिटेक्निक की है। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने की है फिर। अच्छा जी। तो ये सारी चीजें आपके बिहार से ही और झारखंड से चलती रही, मतलब कभी बाहर आप निकले स्टेट से? नहीं, तो मैंने जहाँ बताया अभी, तो 10th मेरा धनबाद से हुआ, 10th क्लास 10 तक पढ़ाई। उसके बाद डिप्लोमा मैंने बोकारो से की, झारखंड से। उसके अच्छा बाद अच्छा। डिप्लोमा 2016 में 2013 में 10th पास, 2013 में 10th, उसके बाद 16 में 3 साल का डिप्लोमा होता है। उसके बाद 16 में हमारी फैमिली हम लोग धनबाद से शिफ्ट कर गए यूपी, अपने गांव आजमगढ़। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वहां से फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने अपने घर के पास सही कॉलेज से फिर की है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, अच्छा अच्छा। उत्तर प्रदेश का एक फेमस यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने जी ग्रेजुएशन जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो शुभम, ये बताइए कि आपका फिर ये एग्जाम के तरफ आपका कैसे आपको समझ में आया कि मुझे इस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? क्या आया आपके दिमाग में कि आपको ये करना है? कभी प्राइवेट जॉब की तरफ क्यों नहीं गए आप? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा शुरू से ही मानना था कि प्राइवेट जॉब मुझे नहीं करनी है। या तो मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने आजमगढ़ में ही अपने घर के पास से ही बिजनेस वगैरह करूंगा। तो जब मैंने पॉलिटेक्निक अपनी कंप्लीट की 2016 में, तो पॉलिटेक्निक लेवल पे आप समझ सकते हैं कि एक उतना अच्छा जॉब का एक अपॉर्चुनिटी रहता नहीं है। और उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में उतना, मतलब जॉब का मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। मैं अपने दोस्त के यहाँ, एक दो दोस्त के यहाँ गया भी। एक सेल बोकारो में मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसके यहाँ गया। तो मुझे एक बॉयलर, बड़े बड़े बॉयलर्स थे वहां पे, तो वहां पे एक टेम्परेचर मीजर करना, तो ये सब काम मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने में बहुत अच्छा, वो एक सब्जेक्ट के रूप में, पढ़ने के रूप में, सीखने के रूप में बहुत अच्छा है। बट एज ए जॉब, इंजीनियर का जॉब मेरा मैकेनिकल ब्रांच था, तो उसमें एक कंपनी, एक फैक्ट्री में अपना काम करना, तो मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। उसका डायनेमिक्स, आप एक जीवन भर क्या करेंगे? आप एक इंडस्ट्री फैक्ट्री में, आप एक बॉयलर है, तो ये सब टेम्परेचर में आप मेजर कर रहे हैं। तो पर्सनली मुझे वो उतना डायनेमिक जॉब लगा नहीं। मुझे थोड़ा सोशल जॉब में, थोड़ा लोगों से मिलूं और सोसाइटी के लिए कुछ करूं, ऐसा जॉब जो एक डायनेमिक हो, तो मुझे ऐसा जॉब था पसंद। तो इसलिए मैंने फिर अपने और कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचा। और तो फिर मुझे पता चला कि एक सीजीएल, तो आप सब जानते हैं कि एक यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के बारे में तो एक सभी को पता है, लेकिन बट सीजीएल एक थोड़ा सा
अंडरलाइंग एक था 2014, 15, 16 के दौर में। उस समय इसके बारे में उतना लोगों को पता नहीं था। तो मुझे किसी तरह दोस्तों से ही पता चला, तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, आईएएस आईपीएस तो यूपीएससी के बारे में सोचते हैं, बट पहले एक बैकअप प्लान अगर रहे तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन कर लूं, और साथ में थोड़ा थोड़ा मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ रहा था सीजीएल का भी, जहां मुझे जी। समय मिलता था, जब भी मेरी एग्जाम होती थी, फिर 2-3 महीने का समय मिलता था। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मार्च में। उसके बाद फिर मैं पटना आ गया, और फिर मैंने 1.5-2 साल जो भी समय मिला, फिर मैंने ये 19 का सीजीएल था, बट इसके सारे एग्जाम 2000 इस साल में 20 में हुए। तो फिर ये अच्छा मुझे जो अच्छा। 1-1.5 साल का समय मिला, फिर मैंने पटना में ही रह के फिर सीजीएल की तैयारी की है, और पटना से मुझे काफी लगाव रहा है पटना से। जी अभी जी मैं दिल्ली बिल्कुल में बिल्कुल। हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ। ओके ओके ओके। ठीक है, तो शुभम, काफी अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, काफी इंस्पायरिंग है। और दूसरी चीज की, जैसे आपने बहुत सारी मुश्किलें झेली होंगी इस एग्जाम को क्लियर करने तक के लिए, काफी सारे ऊंच नीच आते हैं जिंदगी में। तो आपकी क्या कहानी है, जैसे कि आपका किसने सबसे ज्यादा साथ दिया, कहाँ से, फैमिली मोटिवेशन क्या थी, मतलब दोस्तों का क्या था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, घर वर कैसे मैनेज किया आपने ये सारी चीजें, कुछ इन सब के बारे में बताइए। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो अगर मैं पिछले थोड़ी देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि 2016 में डिप्लोमा के बाद हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई यूपी। तो इसका सबसे प्रमुख कारण इकोनॉमिकली कारण ही था, सबसे प्रमुख कारण कि आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी हमारी थी नहीं धनबाद में। तो हम जैसे मेरी पढ़ाई चल रही थी, इसीलिए मेरी फैमिली वहां पे रुकी हुई थी कि चलो एक पढ़ाई, जब पॉलिटेक्निक 10th हुआ, फिर पॉलिटेक्निक हो जाएगी, कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग चलेंगे, अपने यूपी शिफ्ट कर जाएंगे। तो और अगर जहां तक मोटिवेशन का बात रहा, तो ऐसे तो जो भी लाइफ में जितने लोग भी आप मिलते हैं, आप सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर मैं जी कुछ बिल्कुल। चंद नाम लूं, कुछ कुछ अगर मैं नाम लूं, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स ही हैं, मेरे माता पिता, और मेरी छोटी दीदी का भी बहुत अहम योगदान रहा है मेरे पढ़ाई के दौरान। उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया है, और बचपन से ही वो मुझसे तेज थी पढ़ने में, तो उन्होंने मुझे काफी पढ़ाया भी है। मुझे काफी पढ़ाया भी है, बिल्कुल। तो मेरी छोटी दीदी का योगदान बहुत है। और अगर मैं दोस्तों में बोलूं, तो ऐसे तो सभी बहुत से दोस्तों का योगदान है, परंतु सिर्फ सीजीएल के बारे में अगर बात करूं, तो हमारे दोस्त हैं राम सुमरन जी पटना में, उनका योगदान बहुत रहा है। और अच्छा अच्छा। टीचर्स के नाम लो, तो बहुत टीचर्स हैं, बट सीजीएल में एक सुशील सर हैं पटना में, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका योगदान काफी रहा है। तो जी मैं जी इन्हीं जी। चंद लोगों का नाम, ज्यादा तो मैं नाम अभी लूंगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत टाइम लगेगा, इसमें तो इंटरव्यू लंबा हो जाएगा फिर। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। मैं ओके। तो शुभम, ये बताइए कि जैसे आपकी इस एग्जाम को लेके स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या आपने सोचा कि कैसे मुझे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक थे, कौन से आपके सब्जेक्ट्स अच्छे थे, फिर आपने एक एक सब्जेक्ट के ऊपर कैसे कैसे अपने आप को उस तरह से रेगुलर बनाया कि हाँ मेरा ये सब पोर्शन मुझे सही करना है, ये पोर्शन मुझे मेरा स्ट्रांग है तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इन सब चीजों को आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई? मेरे माइंड में शुरू से ही एक बात क्लियर थी कि अगर सीजीएल का एग्जाम हर एक साल होता है, इसका इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि इसकी प्रिपरेशन एक साल में की जा सकती है। ठीक है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। तो इसके लिए मुझे पटना या दिल्ली वगैरह कहीं जाना, मैं घर से भी हो सकता है कि मैं निकाल लेता, बट हो सकता है कि मुझे गाइडेंस नहीं मिलता, तो थोड़ा सा और एक 2 साल लग जाता समय। इसीलिए मैं जी जी। सबसे पहले तो पटना गया, वहां पे मेरे दोस्त लोग कर रहे थे पहले से तैयारी सीजीएल की, तो उनसे मिला। फिर वो बताएं कि ये टीचर हैं, आप जाइए, इनसे आप कंसल्ट कीजिए, उनसे थोड़ा पढ़िए। तो फिर मैंने फिर धीरे धीरे, और सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, तो इसमें मेन तो मैथ्स और इंग्लिश ही है। तो मैथ्स मेरा शुरू से ही अच्छा था। ये जो 9th में 10th में, अगर मैं पॉलिटेक्निक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, तो उसमें एक एग्जाम पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस होता है, तो उसमें मैथ की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैथ में 50 में 48 थे मेरे, 50 में उस समय 2013 में। तो
मैथ मेरा शुरू से ही अच्छा था, तो 9-10 से ही। जी। और मैंने 10th के बाद 2013 के बाद मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है। 2013 के बाद हम्म 3-4 साल तो मैं मैथ ही, मेरा प्रेफरेंस मैथ ही था, मैं मैथ ही पढ़ाता था। तो मेरा मैथ से शुरू जी से ही अच्छा था मेरा, तो इसलिए मैथ में मुझे खासी दिक्कत हुई नहीं। बट हाँ, जीके में, जीके और इंग्लिश पर मैंने काफी मेहनत की थी जी। पिछले 1-1.5 सालों से। जीके इंग्लिश हम्म। पर काफी मेहनत की। और मैथ में मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। बट ये है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर था। ये नहीं है कि जैसे आप सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कंसेप्चुअल पार्ट होता है, सेकेंड होता है फिर आपको हम्म उसमें स्पीड लाना पड़ता है। तो कंसेप्चुअल क्लियरिटी मेरी थी शुरू से ही, और इसमें भी आया तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, हम्म। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस यहाँ पे मैंने आगे की है। जी जी। जैसे कि इसमें आपने बताया कि इंग्लिश और मैथ्स मेन होते हैं, तो जी यूपी बिहार के बच्चे होते हैं, उनके कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स में एकदम जीरो होते हैं। तो अगर हमें सपोज अगर किसी बच्चे को मैथ्स पढ़ना है, जीरो से एकदम शुरू करना है, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो उसके लिए स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से यही रहेगी कि आप सबसे पहले आप 9-10th की आप आर एस अग्रवाल की बुक आती है मैथ की। जी। अगर आपके पास 1-1.5 साल का टाइम है तो आप क्लास सबसे पहले क्लास 9-10th की आर एस अग्रवाल की बुक को आप बनाइए। हम्म। ठीक है, उसके बाद कम से कम उसको आप 1 महीने 1-2 महीने में आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में आ जाएगी। उसके बाद फिर हम्म। आप कंपटीशन लेवल सीजीएल के बुक्स वगैरह, प्लस सबसे पहले एक जरूरी बात कि आप जिस भी टीचर से पढ़ें तो उस पे हम्म। आप भरोसा करें। ये नहीं कि आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं और 2-3 टीचर का मटेरियल ले बाजार से, मार्केट से लेके आ गए हैं और आप सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैंने ऐसा जी देखा जी। है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि मैं इस टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो उन टीचर वो हम्म। क्या पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनका भी नोट्स ले आऊं, उनका भी पढ़ लूं। तो ये हम्म। एक खराब स्ट्रेटेजी रहती है, तो आप इससे जी इससे बचना बिल्कुल। चाहिए। और एक टीचर, एक अच्छे टीचर पर अप्लाई करें, भरोसा करें। जी बिल्कुल, भरोसा बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो टीचर ही हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो। एंड दूसरी चीज की, जैसे अगर आपकी, जैसे आपने बताया कि आपको इंग्लिश के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ा, तो आपने कैसे शुरू किया कि हाँ मुझे इंग्लिश में ये पोर्शन अच्छे से करना है? बहुत सारे सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में भी, तो आपने उन सब चीजों की प्रैक्टिस कैसे की? तो इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है, तो मैंने इंग्लिश इंग्लिश पर मेरा ज्यादा वर्ड सेक्शन पे मुझे ज्यादा हम्म। मेहनत करना था। जहाँ तक मैंने जब शुरुआत की तो मुझे लगा कि वर्ड सेक्शन में ज्यादा दिक्कत है, तो मैंने सुशील सर के यहाँ, सुशील सर एक हम्म। पटना में बहुत नामी टीचर हैं, तो उनके यहाँ मैंने क्लास स्टार्ट की, अपनी कोचिंग स्टार्ट की। तो सर जो पढ़ा रहे थे, मैं सबसे पहले मैं रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहा था। जो भी वो याद करने या जो पढ़ाते थे या जो होमवर्क वगैरह देते थे, उसके बाद मैंने द हिंदू पेपर भी पढ़ा काफी दिनों तक। पिछले 1 सालों से मैं द हिंदू फॉलो कर रहा हूँ। तो जी जी। पेपर वगैरह, पेपर रीडिंग प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंग्लिश में भी मेरी थी, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश में मुझे कंप्रिहेंशन पार्ट में दिक्कत नहीं थी, बट ग्रामर, वर्ड्स वगैरह में, जी इसमें जी। फ्रेजल वर्ब्स, ये सब सेक्शन, फ्रेजल वर्ब्स, आइडम्स एंड फ्रेज, ये कोई नहीं जानता है, हम्म। तो ये न्यू सेक्शन था, तो इस पे काफी हम्म। मेहनत करनी पड़ी। तो इंग्लिश में ओके। यही से वर्ड सेक्शन में ही काफी मेहनत की थी मैंने। जी जी। और जैसे अगर हम ओवरऑल सीजीएल की स्ट्रैटेजी आपसे पूछे, जैसे टायर 1 टायर 2, तो इन दोनों के लिए आपने अलग अलग कुछ प्लानिंग की होगी कि मुझे इस एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ना है, टायर 2 के लिए ऐसे पढ़ना है, तो उसके बारे में कुछ हमसे शेयर करिए। नहीं तो इंग्लिश और मैथ तो दोनों मैंने कंबाइंड पढ़ी थी, कोई अलग से स्ट्रेटेजी हम्म। इंग्लिश और मैथ की थी नहीं, प्री और मेंस की। बट हम्म। हाँ, प्री में आप एक जीके एक सेक्शन होता है जो सिर्फ प्री में, जी। तो वो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जीके काफी चैलेंजिंग पोर्शन है, क्योंकि हम्म। ओवरऑल 700 मार्क्स में मात्र 50 मार्क्स उसका प्रोपोर्शन है। और हम्म। अप्रोक्सीमेटली अगर रेशियो देखो तो 1/14 है, तो लगभग 7%। तो 7% मार्क्स के लिए आपको बहुत, जीके 50 मार्क्स हैं, बट आपको मेहनत उसमें बहुत करनी है। जी तो जी। मैंने उसके हिसाब से मैंने इकोनॉमिक सेक्शन को इग्नोर कर दिया, कि मैं जीके में, मेरे हम्म। इकोनॉमिक शुरू से ही इकोनॉमिक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कुछ छोड़ा भी उसमें जीके। मैंने पूरा हम्म। जीके को नहीं सोचा कि मैं पूरे इंटायर जीके को कवर करूंगा। मैंने देख लिया कि हम्म। पैटर्न देखा पिछले 2 साल का, कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो मैंने जी। करंट स्टैटिक और हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पे ज्यादा फोकस किया। इकोनॉमिक्स हम्म। इकोनॉमिक्स बायोलॉजी ये सब मैंने ये हम्म। सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी कम था, तो इकोनॉमिक्स और हम्म। बायोलॉजी को मैंने छोड़ दिया। मैं बोला कि पढ़ूंगा ही नहीं, इससे जो भी क्वेश्चन एक दो आएगा तो मैं हम्म। नहीं करूंगा। बाकी मैं, हम्म। क्योंकि हम्म। उसमें एफर्ट मुझे बहुत लगता है, क्योंकि मेरी क्रिएटिव उन दोनों सब्जेक्ट में थी नहीं। बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा था, तो मैंने उस पर हम्म। काम कर लिया। हिस्ट्री हम्म। ज्योग्राफी पॉलिटी में इंटरेस्ट था, तो मैंने उस पर काम कर लिया, बट हम्म। इंटरेस्ट का नहीं है, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। जी जी, जीके बिल्कुल, ये चैलेंजिंग काफी है। अच्छा तरीका है। हाँ। ओके। और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगी कि टाइम मैनेजमेंट हमारी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम सोचते भी हैं कि हम दिन भर में आज 4 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं मैनेज हो पाता है, कुछ ना कुछ हमेशा घर गृहस्थी लगा ही रहता है। तो आपने ये सारी चीजें, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया इस एग्जाम को लेके? टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको एक अपना, देखिए, अपने डे को कंट्रोल करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने डे को आपको कंट्रोल इस तरह करना पड़ता है कि आप एक रूटीन, अगर आप सभी स्टूडेंट्स एक रूटीन बनाते हैं कि मुझे ये करना है, आज मुझे सुबह उठ के ये करना है और पढ़ना है, तो मैं जहाँ मेरे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आप ज्यादा हम्म। माइक्रो टाइम टेबल ना बनाएं। आप हम्म। ज्यादा ना माइक्रो टाइम टेबल बनाए ना मैक्रो टाइम टेबल बनाए। हम्म। इसका मतलब, माइक्रो टाइम टेबल का मतलब है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 7 मुझे ये पढ़ना है, 7 से 9 मुझे ये पढ़ना है। एकदम टाइम का स्लॉट अगर आप कर देंगे तो वो आपसे 1 2 दिन 4 दिन ही फॉलो होगा। क्योंकि जी वो बिल्कुल। आप एक रोबोट तो है नहीं कि आप 6 से 8 पढ़ के फिर 8 से 9 पढ़ने बैठ जाए तुरंत। तो आप हम्म। उतना एक वीक का, एक मंथ का, कम से कम एक वीक का टारगेट आप बनाए कि मुझे इस वीक में इतना ये पोर्शन, जीके में इतना, मैथ में इतना, ये पोर्शन कवर करना है। और मुझे जी। एक वीक में एक आध दिन सप्ताह में ऐसा हो जाता है कि किसी को भी, मैं भी हूँ चाहे कोई भी एक आईएएस एस्पिरेंट भी हो, जो एक हम्म। आईएएस भी क्लियर कर चुका हो, उनसे भी कुछ मिलिएगा तो वो भी आपको बताएंगे कि सप्ताह में 10 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि जब आपकी एफिशिएंसी लो होती है। तो आप बिल्कुल। अगर आप माइक्रो टाइम टेबल बना दीजिएगा तो आप एक दिन नहीं पढ़िएगा तो आप डिप्रेस हो जाइएगा कि मैंने तो आज अपना बर्बाद कर दिया है। ऐसा जी। नहीं है। आप, हम्म। ठीक है, आज आप नहीं पढ़ पाए तो आप सप्ताह में और 6 दिन है, सप्ताह में भी है, तो आप मैनेज उसमें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को एक वीक का, एक मंथ का प्लान रखना चाहिए कि मुझे इसमें इतना कवर करना है। ठीक है, एक दिन अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं उसे मैनेज कर लूंगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक और चीज, जैसे कंसंट्रेशन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम आज ये चैप्टर हमने उठाया है, हमने इसको ओपन किया, हमने इसको फिनिश करना है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद ऐसा होता है कि मन नहीं लग रहा है, अब नहीं करना है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, या फिर लगेगा कि अब यही चीज पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा बोर हो गए हैं। तो इन सब चीजों को कैसे स्टेबल करना चाहिए अपने माइंड में? कुछ आप इस एग्जाम को लेके पर्टिकुलरली हमें कुछ इसके लिए बताइए। तो अगर इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता था। हम्म। बट इससे बचने के लिए मैंने क्या किया था कि सुशील सर जो इंग्लिश के टीचर है हमारे, तो उन्होंने एक ग्रुप हम्म। बनाया हुआ। जी। तो हमने ग्रुप में काफी स्टडी कर रखी कि हमने कम डेली 5 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कम से कम हमने ग्रुप में हम्म। स्टडी की। ग्रुप में जी। स्टडी करने का फायदा ये होता है कि आप उस समय, आप 5 घंटे के दौरान ना आप मोबाइल चला सकते हैं, ना आप सो हम्म। सकते हैं। आपको हम्म। पढ़ना, वहां बैठना ही है, सुनना है, पढ़ना है। तो जी। ग्रुप से भी काफी मुझे फायदा मिला ग्रुप स्टडी से भी। तो कम से जी। कम तो डेली 4-5 घंटे का हमारा ग्रुपिंग रहता था। हम्म। हम लोग लगभग 10-12 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप हम्म। था। तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसमें अच्छे अच्छे जी। लड़के थे, ये नहीं कि उसमें टेस्ट हम्म। टेस्ट सर टेस्ट लेके उस ग्रुप में लड़के को ऐड करते थे। तो अच्छा अच्छा। हाँ, काफी अच्छे अच्छे उसमें लड़के थे, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट। उसमें क्या होता है कि जैसे घर पे आप बैठे हैं, आप किसी भी हम्म। चीज को स्टार्ट कर रहे हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़े, ठीक है, आपको बीच में मन हम्म। मन करता है मोबाइल, चाचा चलो देखें मोबाइल पे क्या आ रहा है। आप जब हम्म। एक बार मोबाइल आप टच करिए, आपका आधा घंटा 1 घंटा चला गया। ये फैक्ट देखो, है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सारे बिल्कुल स्टूडेंट सही आप बता रहे समझ हैं। जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा होता है, हम्म। मेरे साथ भी हुआ था हम्म। पहले, हम्म। अभी भी होता है कभी कभी।
बट ग्रुप में पढ़ने से यही होता है कि आप उस समय आप मोबाइल वगैरह या कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जब देखेंगे कि सारे साथ में पढ़ रहे हैं तो फिर शुभम, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे आजकल तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो बिजनेस बना चुके हैं अपने आप को, तो और बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपके एग्जाम के लिए कोचिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट था या ऑनलाइन मटेरियल ज्यादा इम्पोर्टेंट था? और अगर था तो कैसे था, नहीं था तो कैसे था, और इम्पोर्टेंस है क्या इन दोनों चीजों की, इसके बारे में हमें बताइए कुछ। हाँ, तो ऑनलाइन मटेरियल का काफी योगदान रहा है मेरे प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने खास करके मैथ्स और जीके ये 2 सेक्शन मैंने ऑनलाइन ही काफी किए जी। मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश टोटली मैं सुशील सर पे डिपेंडेंट था, और मैंने इंग्लिश के लिए थोड़ा मोड़ा इधर उधर देखा मैंने वीडियोज, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट 95% शेयर इंग्लिश का मैं सुशील सर को ही देख दूंगा। बट मैथ्स मैंने काफी टीचरों से, यूट्यूब पे काफी टीचर्स हैं, मैंने जिनके जो चैप्टर जिनके अच्छे थे मैं उनसे वो पढ़ लेता था। जी। जैसे अभिनव शर्मा सर हैं, राकेश यादव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, रेमो सर हैं, मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। पवन राव सर हैं, पवन राव सर के ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के खास करके वीडियोज का अभी तक कोई जवाब नहीं है। अभी तक यूट्यूब पे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के लिए उनसे अच्छा कोई टीचर मेरी नजर में नहीं है। इस तरह मैंने यूट्यूब मैथ में काफी यूट्यूब का सहारा लिया। और जीके में भी जीके में करंट अफेयर्स मैंने स्टडी आईक्यू से की। स्टडी आईक्यू से मैंने करंट अफेयर की, और भी ज्योग्राफी वगैरह, आलोक सर एक हैं ज्योग्राफी के लिए, तो मैंने यूट्यूब से काफी जीके में भी हेल्प की है। जी। और जैसे कुछ आप ऑनलाइन साइट्स या कुछ एप्स के अगर हमें बता पाए तो काफी अच्छा रहेगा, बाकी बच्चों को बहुत मदद मिल जाएगी इससे। देखिए, अगर मैं ऑनलाइन साइट्स के बारे में बताऊं तो मैंने मैथ्स के तो सारे नाम ले ही लिए टीचर्स के, जो इंडिया के अच्छे टीचर्स हैं। और जीके में आप करंट अफेयर के लिए स्टडी आईक्यू को फॉलो करिए। आप एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब के लिए अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी 91 एक चैनल है, उसमें उस पे आप देख सकते हैं। स्टडी 91 पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर मैं साइंस सेक्शन के बारे में जीके पोर्शन पे बात करूं तो एसके झा सर, पटना के ही एसके झा सर टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और वो भी अभी यूट्यूब पे आ गए हैं। तो एसके झा सर से आप अपना साइंस सेक्शन कवर कर सकते हैं। वो उनका कोई जवाब नहीं है पूरे भारत में। मुझे जहां तक लगता है, मैंने उनसे पढ़ी है, मैं उससे पढ़ा हूँ तो। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की तो मैंने यूट्यूब पे कुछ खास देखा नहीं है। और रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो रीजनिंग के लिए आप बस प्रीवियस ईयर बनाइए, पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर काफी है रीजनिंग के। रीजनिंग में कोई ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू सो मच शुभम। और आपको क्या लगता है कि आजकल के यूथ तो खैर मतलब आप भी हैं, बट जो आपके बाद जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग से रिलेटेड, तो कुछ उनके लिए एक मैसेज दीजिए आप। ओके, तो मेरा मैसेज यही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप सबसे पहले तो आप अपने आप पर भरोसा रखें। आप ये नहीं कि आप किस प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप अपने कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत रखिए अपने आप कि ये 20 लाख लड़के फॉर्म भर रहे हैं, सीट इतनी है, इतने का सिलेक्शन है, तो कंप्लेनिंग एटीट्यूड को आप अपने आप में मत आने दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट कि अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। जैसे गोल से डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि अगर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो अभी एनटीपीसी एग्जाम हो रहा है, तो आप अभी एनटीपीसी, कल आप बिहार की कोई वैकेंसी आएगी, कल यूपी की आएगी, स्टेट वैकेंसीज। तो आप डिस्ट्रैक्ट, अगर आप गोल से अपने डिस्ट्रैक्ट होइएगा, टारगेट एक रखिए, आप सारा एग्जाम दीजिए, बट लेकिन आप ये नहीं कि इससे उससे शिफ्ट कर जाइए। अगर आप शिफ्ट करिएगा तो आप एक लंबा आपको समय लगेगा ना, आप ये एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। और तीसरा ऐसा है कि मेरे हिसाब से आप अपने टीचर्स पर भी भरोसा करें। ज्यादा कोचिंग पर ज्यादा डिपेंड ना रहें। एक बार आपने कोचिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद आप सेल्फ अपने आप पर भरोसा करें और खुद से मेहनत करें।
मैथ्स मैंने खास करके अभी एसएससी में मैथ्स का काफी एक थोड़ा सा हवा बन गया था 2017 सीजीएल के बाद कि मैथ्स, तो मैथ्स काफी टीचर्स, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि मैथ 2-3 टीचर से मैथ्स पढ़ लेते हैं, 4 टीचर से, और उनके पास इतनी मटेरियल्स हो जाती है, तो वो खुद एक मटेरियल को 3-4 बार 5 बार बनाए। ये नहीं कि 3-4 मटेरियल 3-4 कोचिंग का ले आए और आप खुद कंफ्यूज हो जाए। आप अपने टेबल पे आप इतना आप सजा दीजिए, इतना किताब इतने बुक्स आप लगा दीजिए, तो वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने लिमिटेड रखिए, कम बुक्स रखिए, तो आपको बर्डन भी कम लगेगा कि ठीक है। मेरा यही सलाह रहेगा स्टूडेंट्स को। जी जी, थैंक यू सो मच शुभम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और इतनी कम उम्र में आपने एक इतना टफ एग्जाम क्लियर किया है, तो काफी ही ज्यादा ये मोटिवेटिंग है हम सभी के लिए, और जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे उनके लिए भी होगा। तो शुभम, हम इस बातचीत को अब यहीं खत्म करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से आप इसमें रिवीजन, सीजीएल एग्जाम दें या आप यूपीएससी एग्जाम दें, मेरे हिसाब से रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी एग्जाम। तो आप 2 अक्षर पढ़े लेकिन 3 अक्षर रिवीजन करें, मेरा यही लास्ट मैसेज है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसी से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जी, थैंक यू सो मच शुभम। थैंक यू। Thanks to Baba Ki Pathshala for organizing this interview, and I hope it would be helpful to all the students who are going to watch this video. Thank you so much.